आप सभी का नमस्कार। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। स्वर बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और हम अपना पूरा सामर्थ्य दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हिंदी विषय की तीसरी क्लास की तरफ। हमने अभी तक स्वर के बारे में जान लिया, व्यंजन के बारे में जान लिया, अब इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ न कुछ नया शुरू करेंगे। एक नए श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। गुरुर शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थकम नवसाधने। गुरुर शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थकम नवसाधने। इस संसार में विद्या प्राप्ति के बस 3 साधन बताए गए हैं। पहले गुरु शुश्रूषया विद्या यानी गुरु की शरण में जाने से, गुरु के पास अपने आप को नुछावर करने से। दूसरा पुष्कलेन धनेन वा यानी विद्या में धन लगाने से, अर्थात नई नई पुस्तकें खरीदने से या कोचिंग लेने से या कहीं भी पैसा लगाने से, विद्या के प्रति धन अर्पित करने से। तीसरा अथवा विद्या विद्या यानी विद्या बांटने से बढ़ती है। आप जितना दूसरों को विद्या का ध्यान दोगे, आपकी विद्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। चतुर्थ कैमन साधने यानी चौथा कोई साधन नहीं है। विद्या प्राप्ति के 3 साधन हैं। तो आइए चलते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी पर हिंदी की तीसरी क्लास की तरफ। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने स्वर के बारे में जान लिया, हमने व्यंजन के बारे में जान लिया। किसके बारे में जान लिया? व्यंजन के बारे में जान लिया। आइए अब चलते हैं इनके उच्चारण स्थान के ऊपर। उच्चारण स्थान यानी इनको बोला कैसे जाता है। देखो, उच्चारण स्थान मुख के अनेक सारे अवयव हैं जो अपना जोर दिखाते हैं उच्चारण करने में। अवयव, ये शब्द ध्यान से समझना आप। अ व य व अवयव हैं। मुख के अंदर बहुत सारे अवयव हैं, जैसे आपका तालु, आपका कंठ, आपके ओष्ठ, आपके दंत, आपकी मुर्दा, यानी मुख के अंदर के बहुत सारे भाग हैं जो अपना रोल निभाते हैं आपकी ध्वनि को उच्चारित होने में। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहला जो हमने लिया है क से लेकर अंग तक। देखो, अंग का उच्चारण स्थान कितनी बार आपको बता चुका हूं मैं। अंग, अंग खाली, गंगा वाला अंग। तो यानी जो एक क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है इनका उच्चारण स्थान? कंठ। याद रखने का बिल्कुल साधारण सा तरीका, क से कंठ, क वाला जितना वर्ग है वो बोला जाएगा कंठ से। किससे? कंठ से। और इसके साथ क्या आता है तुरंत प्रभाव से देखेंगे। आपका अ, इसके साथ क्या आता है? हाँ, आपका अ, आपका आ, आपका ह और आपका अह। एक चीज ध्यान देना, जो आपका ह है, जो आपका ह है, ह के बारे में बोला गया है कि एकमात्र हिंदी का ऐसा वर्ण है जो आपके कंठ मूल से बोला जाता है। यानी कंठ से तो है, अगर कंठ मूल ऑप्शन में है तो कंठ ही है। बाय चांस अगर कंठ मूल ऑप्शन है तो आपके कंठ के भी शुरुआती पक्ष से इसको बोला जाता है। कंठ मूल से किसको बोला जाता है? ह को। ठीक है, हमने देख लिया कंठ से बोले जाने वाले कौन से है। क वाले सारे, क वर्ग के सारे, और उसके साथ अ, आ, ह, अह। अब एक चीज देखनी है, कंठ से बोले जाते हैं लेकिन इनको क्या कहते हैं? इनको कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। जो भी वर्ण, स्वर, व्यंजन आपके कंठ से बोले जाते हैं वे कंठ कहलाते हैं। एक चीज देखना, मैंने यहाँ लिख रखा है तालवा, तलवा। क्या लिख रखा है? तलवा। देखो, गांव देहात में कहते हैं कि तलवा, क्या कहते हैं? नहीं, दूध पिया है, दूध पीते वक्त तलवा जल गया, गांव देहात में कहते हैं। ठीक है, और दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तलवा जल गया, यानी उसके ऊपर वाला हिस्सा है वो जल गया है। वो तलवा किस किससे बना है? वो तालु जमा मूर्धा। आई रिपीट, तालु जमा मूर्धा। अब मूर्धा क्या? देखो, तालु तो क्या है? दांत के हिस्से का वो हिस्सा जो मसूड़े के ऊपर की जो लकीर है ना, उसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। दांत के ऊपर के हिस्से जो मसूड़े हैं उनके ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है उसे कहते हैं तालु। मूर्धा क्या है? हिंदी भाषा का एक शब्द है मूर्धा।
क्या शब्द है? मूर्धा। मूर्धा का अर्थ होता है, मूर्धा का अर्थ होता है टोप। मूर्धा का अर्थ क्या होता है? टोप। मूर्धा का अर्थ क्या होता है? टोप। कभी अगर आ जाए इस शब्द का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है टोप। अब एक चीज समझो, टोप का मतलब क्या है भाई? कहीं और तो टोप नहीं ना, घर का टोप तो छात होती है, लेकिन ये मुख के अवयवों का टोप का हिस्सा, यानी आपके मुंह के अंदर सबसे ऊपर का हिस्सा है ना, जहां से आप ट बोलते हो, ट, ठ, ढ, ढ़, ये मुंह के अंदर का सबसे टॉप का हिस्सा है, इसलिए उसको मूर्धा नाम उसका रखा गया है। चलो ठीक है, तलवा आपको पता लग गया ना, वो मुंह तालु जमा मूर्धा से मिलके बना है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ग है वो है च वर्ग। कौन सा है? च वर्ग। च वर्ग में आपका क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, ये क्या था भाई? ये क्या था? य खाली, चंचल, य चंचल, बोलो चंचल, य खाली। वेरी गुड। तो च वर्ग वाले जितने हैं वो सब है तालु। तालु से कहाँ से उच्चारण स्थान है? तालु, यानी दांत के ऊपर का वो हिस्सा जहाँ पे आपको लाइन देखने को मिल रही है, वो है तालु, च वर्ग। और इसके अलावा क्या है आपका? ई, ई, य, श। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, देखो मैं जब ये पूरा हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, दोबारा बता दूंगा एक बार। श, श, स का उच्चारण स्थान, ये ध्यान से देखना, मैं इसका बताऊंगा। अब देखना, ई, ये भी वहीं से बोला जाता है, यह बोला जाता है। यह को बोलने का एक कारण है, जब मैंने यह के बारे में बताया था तो मैंने बताया था आपका यह बना है ई से। किससे बना? यण संधि आप करोगे, जैसे नई दिल्ली और नई दिल्ली सेम है, ठीक है? तो यह और ई का मिलाप है, इसलिए जहां से ई बोला जाएगा वहीं से तो यह बोला जाएगा ना भाई। जहां से ई बोला जाएगा वहीं से यह बोला जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये तालु से बोले जाते हैं और ये तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवाज नहीं आई, तालव्य। वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ट वर्ग के बारे में जानेंगे थोड़ा। किसके बारे में? ट वर्ग में। ट वर्ग में क्या आता है आपका? ट, ठ, ड, ढ, अण खाली। ये तो आपको पता है ना, अण खाली। क्या है ये? अण खाली। ट वर्ग के जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो बोले जाएंगे मूर्धा से। मूर्धा आपके मुख के अवयवों में जो सबसे टॉप का हिस्सा है, टा, 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 ठ, टा, ठ, ड, ढ, तो आपके मुख के अवयव में जो मूर्धा है, मतलब जो आपका टॉप का हिस्सा सबसे ऊपर वाला, वहां से ये बोले जाते हैं। कौन से? ट वर्ग वाले। इसके अलावा क्या बोले जाते हैं? ध्यान से देखना। री, री से ऋषि, र और श। देखो री और र तब आपस में मिले हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो री जहां से है, र भी वहां से है। उसके अलावा श, श षटकोण वाला। तो ठीक है ना, मूर्धा, मूर्धा से जिसका उच्चारण कहा गया वो कहलाए मूर्धन्य। क्या कहलाए? मूर्धन्य। ठीक है, और मूर्धा का मतलब होता है टॉप। मूर्धा का मतलब टॉप। या यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू गॉट 100% मार्क्स। ओके, आगे चलते हैं। त वर्ग के बारे में चलते हैं। किसके बारे में चलते हैं? त वर्ग के बारे में चलते हैं। इसको थोड़ी जूम कर देता हूँ मैं स्लाइड को, रुक जाओ, अटक जाओगे तुम। ठीक है, थोड़ा कुछ इरेज करना पड़ेगा स्थान को खाली करने के लिए, रिक्त स्थान बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस खाली करना पड़ेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, ब्लू कलर उठाते हैं। देखो भाई, अब आगे क्या है आपका? त वर्ग। क्या आगे? त वर्ग। त आपका त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, वो सब किस में जाएंगे? वे उनका उच्चारण स्थान है दंत। त, त, थ, द, ध, न। आपकी जीभ, आपकी टंग, आपके टीथ को, आपके दांतों को टच कर रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहा जाता है दंत। और जो दंत से वो उच्चारण स्थान लिए हुए हैं वो दंतय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंतय कहलाते हैं। इसके अलावा क्या है? ल, स, ल, स, बोलो ल,
ल ऊपर वाले दांत को लग रहा ल, और स को आपको लग नहीं रहा कि स सर दंत को टच नहीं हो रहा, लेकिन ये आपके मुख के अवयवों में जहां से उच्चारण हो रहा है तो वो सबसे नजदीक उसका कौन सा अवयव है, आपके दंत। तो बोलो स स स स, नीचे वाले दंत के नजदीक जा रहा स। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी वेरी गुड। चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब लेते हैं लाल कलर। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, ये जो तीन कलर हैं, ये सीआरपीएफ में एक बार एग्जाम में भी आया था कि बेसिक कलर कौन से हैं, मूल रंग कौन से है। ये तीनों मूल रंग ही है, लाल पीला नीला आपके मूल रंग है, इसको ध्यान रखना, एक नंबर पक्का होगा। चलो भाई आगे देखना, आगे आता है प वर्ग। प वर्ग, प प फ ब भ म। अब एक चीज ध्यान देखना, कभी कभी ध्यान में आपने सोचा होगा कि जो ये प फ ब वर्ग वाले हैं, जो हमारे शुरुआती रिश्ते होते हैं ना, वे ज्यादातर इसी वर्ग से उठाए जाते हैं। इसका उच्चारण बच्चा जल्दी करने लगता है, जितने हमारे वर्ण हैं, जितने हमारे उच्चारण स्थान में, सबसे जल्दी प वर्ग के लिए करता है। हमारे संबंध ज्यादातर इसमें है। एग्जाम्पल के लिए प से पापा पिताजी, फ से फुफ्फा, ब से बुआ बहन, भ से भाई भतीजा, म से, और सबसे मूल जो है म से माँ, जीवन का आधार माँ। ठीक है, यानी प से जो हमारे बन रहे हैं, उसके अलावा इसके बाद अगर जाते हैं तो त वाले में ताऊ ताई दादा दादी नाना नानी, वो इसके ऊपर वाले यानी इसके बाद वाले हैं। जो आपके जितने ब्लड रिलेशन वाले हैं, जहाँ शुरुआती जो हैं वो प वाली उसमें है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है, कभी ध्यान से देखना, इस हिंदी में हर चीज़ के पीछे गहराई है, बस आप उसको समझना है। चलो ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, यानी होठों से। ओष्ठ का मतलब होठ, ये उसका संस्कृत का शब्द है, ओष्ठ का मतलब होठ। प फ ब भ म, यानी आपके होठ आपस में टच हो रहे हैं, ये होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, और होठों से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ओष्ठ है। क्या कहलाएंगे, ओष्ठ है। इनके अलावा आपका ऊ और ऊ, ये भी होठों से बोले जाते हैं। आपके होठ गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके होठ गोल हो जाते हैं। आपके होठों का इसमें काम है। आगे देखते हैं आगे क्या चलता है। वेरी गुड, अब तक बहुत जबरदस्त कर रहे हैं बच्चे, वेरी वेरी गुड। चलो भाई कलर उड़ाते हैं नीला। अब आगे कुछ हमारे ऐसे हैं जो पूर्णतः किसी एक अवयव के पास नहीं है, जो पूर्णतः किसी एक अवयव से उच्चारित नहीं होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा अवयव लगते हैं। आइए जानेंगे ऐसा क्यों होता है और वो एक से ज़्यादा अवयव क्यों ले रहे हैं अपने आप में। तो चलो ध्यान से देखना, पहला आपका है व। पहला आपका क्या है, व। क्या है पहले आपका, व बोलो व। आपके दांत आपके होठ पे टच करते हैं, व इसलिए कहलाता है दंत ओष्ठ। अगर मैं इसकी संधि करूं, तो क्या लगेगा, दंतोष्ठ। क्या कहलाएगा, दंतोष्ठ। दांत और होठों से मिलके उच्चारित होने वाला वह कहलाएगा दंत ओष्ठ। वेरी गुड। आगे है आपका ए आए। इसके बारे में क्या है, कंठ और तालु। देखो अभी तो लग रहा है ये रटने की चीज है, ए आए कंठ तालु से। अब गहराई बताऊंगा, वो ध्यान से देखना, नंबर वो बनाएगी। जीवन भर वो याद रहना चाहिए आपको जो सर अब बताएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया है ए आए। अब एक चीज बताओ, मैंने जब आपको इनके बारे में बताया था, इनका उच्चारण बताया, ये बने कैसे वो बताया था, किसी को याद है? सर मुझे याद है। देखो ये बनते हैं ई जमा अ। जैसे आपका था ना देव, उसके बाद जुड़ा था इंद्र, और आपका क्या बन गया था मेरे बच्चों, ये बन गया था देवेंद्र। देवेंद्र नाम के आदमी एक नंबर के आदमी होते हैं, बिल्कुल देवेंद्र। तो हमारा क्या था, इसका अ और इसका ई मिलके ए बन गया था।
अब एक चीज देखो, थोड़ी देर पहले बताया आपका ई का उच्चारण स्थान क्या है मेरे बच्चों। आपकी ई का उच्चारण स्थान मैंने थोड़ी देर पहले बताया है तालु। क्या है? त आ ल उ, तालु। वेरी गुड। आपके ए का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ए का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। आपके उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ। तो एक बात बताओ, जब ये दो अलग अलग स्वर से मिलके बना है और दोनों स्वर का उच्चारण का स्थान अलग है, तो जिससे मिलके जब ये बना है तो इसका उच्चारण स्थान में भी तो दोनों चीजों का यूज है ना मेरे भाई। दोनों चीजें का क्यों पवन सर? दोनों चीजों का यूज है। तो इसीलिए देखो, ए आए बना कंठ जमा तालु। आपका ए है कंठ वाला और ई है तालु वाला, ठीक है। और ये संस्कृत, ये मैथ की भाषा का सिंबल है ए और ई, ठीक है। इसलिए कंठ तालु, इसका उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ तालु। क्यों है? क्योंकि जिनसे ये मिलके बना है उनमें से एक का उच्चारण स्थान है कंठ और एक का उच्चारण स्थान है तालु। वेरी गुड, शाबाश। गौरव, साक्षी, मानसी, ज्योति, मैं देख रहा हूँ बेटे, पढ़ नहीं रहे हो। और खींच दो मीटर, नाम रोशन करना है अब की बार। आगे देखो, चलो भाई अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है ओ आओ। ओ आओ, ओ आओ में समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कई बार एग्जाम में आया है। ओ से बना है और, औ से बना है और, इनका क्या मतलब है? समान दिखने वाले जो दो शब्द हैं इनका मतलब अलग है। बच्चे बहुत सारे नहीं बता पाते, लेकिन आज के बाद बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि क्लास ली है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। ध्यान से देखना, और का मतलब है आप किसी और देख रहे हो। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? सर उस ओर जा रहा हूं मैं। चलो वेरी गुड, यानी किसी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। और हाँ भाई, क्या खाएगा? सर लड्डू और जलेबी। अरे मेरे बेटे, लड्डू भी खाएगा और जलेबी, यानी इसका मतलब है तथा। इस ओर का मतलब दिशा, इस ओर का मतलब तथा। वेरी गुड, यानी आपको ये पता लग गया तो आपको सब पता लग गया। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, गौर से देखिए। ओ औ, कंठ जमा ओष्ठ। देखो, जब मैंने आपको समझाया था कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने बताया था अ जमा उ मिलके बनाते हैं ओ आओ, ठीक है ना। अब छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, वही बात है, बातें वही हैं, इन दोनों से मिलके बने हैं। अगर हमें इन दोनों का उच्चारण स्थान पता लग गया तो इसका पता लग गया। आई एम राइट? एब्सोल्युटली। देखो, ए का उच्चारण स्थान अभी आपने बताया मुझे, सर ए का उच्चारण स्थान कंठ है, तो यानी कंठ तो जरूर होगा, ठीक है। ऊ का उच्चारण स्थान अभी बताया है कि सर ऊ का उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो मेरे बच्चों, जब इसके टुकड़ों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ ओष्ठ। अगर इनको जोड़ के मैं कहूंगा तो ये बनेंगे कंठोष्ठ। क्या बनेंगे? कंठोष्ठ संधि। चलो वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से चलता हुआ। बस बस बस, ऐसे कर लो, ऐसे ही लगे रहो बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये है अनुस्वार और ये है अनुनासिक। अनुस्वार का मतलब आपको बता चुका है, जो स्वर के बाद में लगते हैं, यानी स्वर के बाद इसका खाली नासिका का यूज जाता है इसमें। लेकिन आपका अनुनासिक है, वो शब्द और नासिका दोनों को एक साथ यूज करते हैं। आपके शब्द और आपकी नासिका, यानी आपके मुंह और आपकी नासिका दोनों मिलके ईंट, चींटी, ये है। और चंचल, च, उसके बाद अंग, चल, यानी नासिका, खाली नासिका। इसका मतलब है कि एक साथ शब्द भी निकल रहा है और उसके साथ साथ नासिका का भी यूज। हिमेश रेशमिया, ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, वो क्यों था भाई? यही तो था वो, और इसके अलावा क्या था? तो वो था अनुनासिका वाला, वो नासिका और मुंह को एक साथ यूज कर सकता था। चलो भाई आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपका अनुस्वार ये है, ये क्या आपका अनुस्वार है। अनुस्वार को अगर तोड़ेंगे, मैं
पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अनुस्वार जब आप तोड़ोगे तो उसके बाद जोन सा भी आपका व्यंजन आएगा, उस व्यंजन का पंचम वर्ण आप उठा लोगे। जैसे चंचल को अगर आप तोड़ोगे तो आपको यह उठाना पड़ेगा, और गंगा को आप तोड़ोगे तो आपको अंग उठाना पड़ेगा। बस एक सेकंड के लिए समझ लो। जैसे मैंने बताया था, गंगा को अगर आप विच्छेद करते हो तो ग अंग के बाद जो आपने क्या बोला है ग, तो ग का पंचम वर्ण क्या होता है? क ख ग ग अंग। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आप कैसे खोलोगे? ग अंग ग आ। समझ गए? यानी जो ही आपका अनुस्वार है वही टूट के आगे जाके अंग बना। यानी जहां भी हटेगा उसके बाद जोन सा भी आपका व्यंजन आएगा उसका पंचम वर्ण ये उठा लेता है। क्या उठा लेता है? पवन सर क्या उठा लेता है? पंचम वर्ण उठा लेता है। शाबाश। तो जितने भी पंचम वर्ण है, ये जितने भी पंचम वर्ण है तो ये अनुनासिक के साथ यूज कर लिए जाते हैं। किसके साथ यूज कर लिए जाते हैं? अनुनासिका के साथ यूज कर लिए जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये साथ में अपना क्या दे रहे हैं? जो हमारा वर्ण है, व्यंजन है, जिसके ऊपर ये लगे हैं, साथ में उसका भी योगदान दे रहे हो, साथ में अपना भी दे रहे हैं। यानी अनुस्वार तो इसमें है ही है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें व्यंजन है जो अपना जोर भी दे रहा है, और इसलिए इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक में चला जाता है, क्योंकि ये अपने साथ साथ इसकी योग्यता भी दर्शा रहा है। किस कारण दर्शा रहा है? क्योंकि इसके साथ साथ हमारा व्यंजन लगा हुआ है। ओके, बस सिंपल है, लास्ट में पहुंच गया। बस हो गया है। आज ज्ञान का बिल्कुल भंडार भर गया आपके अंदर। आप देखो, नोट डाल के क्या लिख रखा है पवन सर ने, कितना अच्छे नोट्स बना रखे हैं। जिंदगी में नहीं बने हमसे तो। नोट बना के पवन सर ने क्या लिख रहा है? कुल 15 वर्ण अनुनासिक होते हैं। कुल 15 वर्ण अनुनासिक होते हैं। कितने वर्ण अनुनासिक होते हैं? 15 वर्ण अनुनासिक होते हैं। 15 वर्ण कैसे अनुनासिक होते हैं? अरे मेरे बच्चों, एक बार सर की पहली क्लास देखो, उसमें बता रखा है अनुनासिक वो होते हैं जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। और चंद्र बिंदु हिंदी भाषा के जितने भी हमारे स्वर उन सब में लगते हैं, सिवाय री के। री को मिला के कुल 11 स्वर। लगती कितनी? 10 स्वर। किस में नहीं लगती? री में। तो 10 तो आपके स्वर हो गए जिसमें अनुनासिका लगती है। और 5 कौन से हो गए आपके? ये पंचम वर्ण वाले। कौन से? 5 पंचम वाले। तो 5 और 10 कुल मिलाकर 15 वर्ण ऐसे हैं जिसमें अनुनासिका है। क्या है? अनुनासिका। अब लास्ट वाला जो कंसेप्ट है ड ढ, देखो इसके नीचे बिंदु लगा रखा है पवन सर ने, आप देख नहीं पा रहे हैं। नुक्ता, बिंदु का मतलब नुक्ता लगा रखा है। इनको कौन सा शब्द कहते हैं? उत्क्षिप्त शब्द भी कहते हैं, और इनका उच्चारण भी उत्क्षिप्त है। मैंने बताया था उत्क्षिप्त बना है 2 टुकड़े, उत् जमा शिप्त। उत् का मतलब ऊपर चढ़ना, जैसे उत्थान। शिप्त का मतलब गिरना। शिप्त का मतलब गिरना, यानी ये ऊपर उठ रहे थे लेकिन बीच में ही गिर गए। ऊपर उठते नीचे गिर गए। जैसे डमरू में डै में ज्यादा जोर है, सड़क में डै में कम दम है। तो जिसमें कम दम है वो पूरा जोर लगाने से पहले ही नीचे गिर गया, यानी उत्क्षिप्त। ये वर्ण वो है जो उत्क्षिप्त कहलाते हैं। इनका उच्चारण का स्थान भी उत्क्षिप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त। क्या कहलाता है? गौरू पढ़ ले भाई, पढ़ ले। उत्क्षिप्त कहलाता है। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आएगा। मेन डाउट कहाँ रहता है? जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था स्टार्टिंग में, आपको दोबारा समझाता हूँ। ये वाली चीज़, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी भी हमने की अभी तक। इनका उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। अगर उच्चारण स्थान ठीक रहेगा तो आपका किसी भी इंटरव्यू, चाहे केवीसी केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू क्यों ना, उसमें बार बार पूछा जाता है, वो भी आपका ठीक होगा। लेकिन अगर आपको उच्चारण स्थान पता होगा तो सबसे पहले श का उच्चारण स्थान आप कितनी बार पढ़ लिए है? तालु। तालु, दांतों के ऊपर लेके जाओ, जीभ को मोड़ के जहाँ पे लकीर है मुसुड्डे वहां लेके जाओ। श श श शलगम शलगम श शलगम श। इसका उच्चारण स्थान क्या? देखो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी जीभ को मोड़ो पूरी। लो श षटकोण श श श। इसका उच्चारण स्थान है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे, इसका उच्चारण स्थान अभी बताया था, ये है दंत। क्या? इसका दंत। स स। एक साथ बोलेंगे, श श स श श स श श
से, यू गोट माई पॉइंट। ओके, चलो ठीक है। अब इसको मन लगा के पढ़ो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, रिवीजन करो, कहीं भी डाउट हो कमेंट करो, जी जान लगा देंगे, कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।